किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं NCUNF गाजियाबाद में और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर वाचस्पति पांडे जी मौजूद हैं। सर यहाँ पे सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और एक जो नेचुरल फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस अनुभव हम कह सकते हैं सर को, मतलब किसानों के साथ काम करने का अनुभव काफ़ी लंबा रहा है, तो उनसे हम जानेंगे नेचुरल फार्मिंग का जो पूरा प्रोसेस है, किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए, ये सब बातें हम उनसे करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि पर एक व्यापक चर्चा चल रही है और व्यापक रूप से इसका प्रसार हो रहा है और सरकार भी इसको किसान भाइयों के बीच में प्रचारित करने में संलग्न है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और प्राकृतिक खेती जो पद्धति है हमारे यहाँ के लिए कोई नई नहीं है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से जो खेती होती आ रही है वैदिक काल से, वो वस्तुतः प्राकृतिक खेती ही थी और जिसमें अनेक विधाएं थी। जैसे गौ आधारित खेती भी हम इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे ऋषि कृषि कहते हैं, कुछ इसे पंचगव्य खेती भी कह रहे हैं और कुछ लोग इसे बायोडायनेमिक खेती भी कह रहे हैं। वो जो सारी चीज़ें हैं तो वो प्राकृतिक खेती में ही संलग्न है। इसमें जो मूल आधार है प्राकृतिक खेती का जी, तो वो गाय है। गाय जो हमारे यहाँ है उसका पूजनीय स्थान है, क्योंकि एक गाय के आधार पर हम अपना 1.5 से 2 एकड़ तक खेत की खेती आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाय गोबर देती है उससे हम उच्च कोटि की खाद बना सकते हैं। और अभी तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके गौमूत्र से हम लोग बनाते हैं अलग तरीके के चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए कीट और रोग प्रबंधन में भी बहुत सहायक होते हैं। अग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, इसमें भी गौमूत्र का प्रयोग होता है। इसके साथ ही जो हम घी निकालने के बाद जो छाछ हमारी बच जाती है उसको सड़ा करके भी अनेक प्रकार के कीटों और रोगों का नियंत्रण भी किया जा रहा है। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को मैं कहूँगा कि एक एडवांस जैविक खेती की विधा है, जिसमें कि हम बाहर से ला करके कुछ भी प्रयोग नहीं करते। अपने घर में ही, अपने फार्म में ही जो भी हमारे पास उत्पाद हैं उन्हीं के प्रयोग से हम विभिन्न प्रकार के जैविक आदान बनाते हैं और जो हमारे खेती में सहायक होते हैं। सर अगर हम बात करें, जब एक किसान जैविक खेती करना चाहता है, उसकी शुरुआत करना चाहता है, तो किन बातों का विशेषकर उसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? कोई भी किसान जो प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित है, सबसे पहले तो उसके घर में एक गाय होनी चाहिए, ताकि उसे समय समय पर गोबर और गौमूत्र मिलता रहे, ताकि वो अपने आदान बना सके। दूसरा, उसे अपने पूरे खेत में ये ध्यान रखना है कि उसे जो सहचर वृक्ष जिसे हम कहते हैं या कंपेनियन प्लांट उसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में रखने हैं। उसके अलावा प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में कोई भी वनस्पति जो है बेकार नहीं होती। जैसे कोई भी खरपतवार है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे हम लोग सामान्यतः कहते हैं ये खरपतवार है, बेकार है, लेकिन इन सब का प्रयोग करके अनेक प्रकार के आदानों का निर्माण किया जा सकता है और वो उन आदानों को प्रयोग करके हम अपनी खेती को कर सकते हैं। नंबर 1 तो बात ये रही कि उसके कंपेनियन प्लांट्स होने चाहिए और उसमें आपके फलदार वृक्ष भी हो सकते हैं और ऐसे वृक्ष भी हो सकते हैं जो आपको इमारती लकड़ी देते हैं। और मेरी सलाह में कि अगर आपके मेड़ के चारों तरफ अगर इमारती लकड़ी वाले भी वृक्ष हों, कुछ नीम के पेड़ हों, कुछ जामुन के पेड़ हों, जो कि हमारे यहाँ लोकल यहाँ के वृक्ष हैं, वो उनका प्रयोग भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कहीं पर धतूरा जम जाता है, इसे हम खरपतवार कहते हैं अदरवाइज, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आइपोमिया एक होता है और एक बेशरम होता है। ये सारी खरपतवारों के प्रयोग से अनेक प्रकार के कीटनाशी हम बना सकते हैं।
सर, एक संस्थान के द्वारा NCO-NF के द्वारा जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला जा रहा है, तो उससे किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? अभी तक जो है देश में ही नहीं विदेश में भी एक आध जगह छोड़ के कहीं भी प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण नहीं था। और चूंकि हमारे यहाँ वस्तुतः जो हमारे जो हिली एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, या जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र जिसे ट्राइबल एरिया हम कहते हैं, वहाँ का किसान जो है अपनी समझ से और वहाँ पर जो भी उपलब्ध है उसको यूज़ करके खेती कर रहा है। वस्तुतः वो उसे हम डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक भी कहते थे, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से ही खेती करते रहे हैं और उनके उत्पादों की डिमांड भी बढ़ी है। खास तौर से कोविड के बाद जब हम श्री अन्न की बात करते हैं, या जिसे हम मिलेट भी कह रहे हैं, उसकी भी बात करते हैं, या और भी मोटे अनाजों की भी हम बात करते हैं, इन सब की जो डिमांड काफ़ी बड़ी है, ताकि वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करते हैं। इसका मेन कारण ये है। दूसरा ये है कि अब क्योंकि प्रमाणीकरण नहीं था, तो कोई भी आदमी प्राकृतिक कह करके कुछ भी लेके आ जाता था। अब क्योंकि कस्टमर जो है बहुत दूर है, उपभोक्ता जो है उत्पादक से दूर है, तो उत्पादक कैसे ये साबित करे कि उसने प्राकृतिक खेती पद्धति से, इसके लिए प्रमाणीकरण एक अच्छा अस्त्र है। तो क्योंकि जैविक खेती में तो प्रमाणीकरण था और उसको सुगम बनाया गया PGS इंडिया द्वारा, और आज 32 लाख फार्मर्स जो हैं जुड़े हुए हैं PGS इंडिया ऑर्गेनिक से। तो अब प्राकृतिक खेती के लिए भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम NFCS जो है वो अप्रूव किया अक्टूबर 2025 में। और देखिए, छोटे से समय में 10 लाख से ज़्यादा किसान जो हैं इसमें प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण में पंजीकृत हो चुके हैं। और अभी आज 211 जो हमारी आंचलिक परिषद, जिसे हम RC भी कहते हैं, वो इस काम में संलग्न है। और 10 लाख किसान पंजीकृत होने के साथ साथ लगभग 6 लाख किसानों को प्रमाणीकरण हो चुका है। और यह एक बड़ी आसान सी पद्धति है। इसमें 5 या 5 से अधिक किसानों का एक समूह होता है, वो आपस में चर्चा करते हैं और उन सबका एक ही लक्ष्य है कि जहर मुक्त खेती या प्राकृतिक खेती। और वो किसी भी फसल के सीजन शुरू होने से पहले एक बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसान अपनी फसल में कौन कौन सी फसल किस तरीके से बोएगा। और उसके बाद एक इसकी खूबी ये है कि ये जो है प्रशिक्षण इसका मूल मंत्र है। अगर कोई किसान कहीं प्रशिक्षण लेके आया बाहर से, तो वो बाकी के और किसानों को भी उसे प्रशिक्षित करता है। या कोई किसान कोई अच्छा प्रयोग कर रहा है और उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो भी दूसरे किसानों को बताएगा कि मैंने इस तरीके से खेती में प्रयोग किया, आप सब मुझसे सीखें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं, ताकि हम प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद जब फसल पकने पे आती है, उससे पहले एक सहमूल्यांकन प्रक्रिया होती है, जिसे हम पीयर अप्राइजल कहते हैं। इस सहमूल्यांकन प्रक्रिया में एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जा सकती है, या किसान आपस में भी कर सकते हैं, या उसमें अपने उपभोक्ता को या कृषि अधिकारी को उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए कि वास्तव में ये इस तरीके से हुआ है कि नहीं। तो मूल्यांकन करने के बाद हर किसान की एक रिपोर्ट तैयार होती है कि इसने क्या क्या किस किस तरीके से किया है। फिर जो समूह है फिर बैठता है, फिर चर्चा करता है प्रत्येक मूल्यांकन रिपोर्ट पे। और अगर किसी ने कुछ कमी करी होगी तो उसे पहले तो वो वार्निंग देंगे, और वार्निंग पे ना माने तो फिर उसे अपने समूह से निष्कासित भी कर सकते हैं, और उसका जो उत्पाद है वो प्रमाणीकृत नहीं होगा अगर किसी को समूह में संदेह है। और ये सारी चीजें जो है सहमूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद सहमूल्यांकन के बाद जो मीटिंग होगी, उसमें जो समूह है वो एक अपना निर्णय देगा, और निर्णय सारांश की एक प्रति वो है
आंचलिक परिषद को देगा और आंचलिक परिषद जो है उस प्रति को फिर वेरीफाई करेगी कि क्या वाकई समूह इन चीजों का पालन कर रहा है और वो संतुष्ट है आंचलिक परिषद, तो उसके बाद उसका प्राकृतिक खेती का प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले आप समूह बनाएं 5 या 5 से अधिक किसानों का, और समूह बनाने के लिए पीजीएस इंडिया वेबसाइट, नेचुरल फार्मिंग वेबसाइट में आप ऑनलाइन रजिस्टर करें, किसानों को जोड़ें, उनके खेत की जानकारी पूरी भरें और उसके बाद उन्होंने अब तक क्या क्या फसल ली है वो भी जानकारी भरें और उसके बाद वो सबमिट करने के बाद वो आंचलिक परिषद पर जाएगा और आंचलिक परिषद उसे एक्टिवेट कर देगी ग्रुप को, और एक्टिवेट करने के बाद फिर ग्रुप अपना काम करना शुरू कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि वह देखें, करें और विश्वास करें। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, और जो वो पारंपरिक रूप से खेती करते आ रहे थे उसको इमेजिन करें कि आज से 40-50 साल पहले जो खेती थी वो किस तरीके से हो रही थी जी। और उसके बाद जो रसायन आए थोड़े थोड़े तो सही थे, उसके बाद जब लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया रसायनों के प्रयोग में भी, उससे उनके खेत की पैदावार एक सीजन तो शायद बड़ी हो, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो पैदावार कम होती चली जा रही है जी। तो इस सब को बनाने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अधिक से अधिक जैविक आदानों का प्रयोग करें और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरह अग्रसर हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।